सभी को मेरा नमस्कार। आज इस सभागार में उपस्थित आप सभी लोगों का मैं सृष्टि त्रिवेदी प्रभा खेतान फाउंडेशन परिवार की ओर से कलम कार्यक्रम के आज के इस संस्करण में स्वागत करती हूँ। प्रभा खेतान फाउंडेशन साहित्य, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और इसके हर एक पहलुओं को आम जनमानस तक पहुँचाने का कार्य पिछले कई वर्षों से कर रहा है। आज प्रभा खेतान फाउंडेशन की उपस्थिति न केवल भारत में है बल्कि इसकी पैठ विदेशों में भी है। प्रभा खेतान फाउंडेशन की ही एक दूसरी पहल का नाम है द राइट सर्कल, जिसमें हम अंग्रेजी में पब्लिश साहित्य और साहित्यकारों से रूबरू होते हैं। प्रभा खेतान फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य एक लेखक और उसके पाठकों के बीच की दूरियों को कम करने का है। अभिकल्प फाउंडेशन शिक्षा, साहित्य और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है। रायपुर में नज़दीक आरंग के एक रूरल स्कूल का संचालन करती है। साथ ही वॉलंटियर्स की मदद से कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। प्रभा खेतान फाउंडेशन के सहयोगी संस्था के रूप में कलम रायपुर, बिलासपुर और आखर का आयोजन करती है। हम जानते हैं श्री सीमेंट लिमिटेड जैसे हमारे प्रतिबद्ध सहयोगियों के बिना इस कार्यक्रम का आयोजन मुश्किल है। साथ ही साथ मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ हयात रायपुर के लिए। कई सालों से इन कलम और राइट सर्कल के कार्यक्रम में आपका सहयोग और साथ रहा है। एक बार फिर से अपने सहयोगियों का धन्यवाद करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज जिन्हें सुनने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं वे हैं द्वारिका उनियाल जी। प्रोफेसर द्वारिका उनियाल पेशे से एक अध्यापक हैं और दिल से कवि। इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ और परवरिश राजस्थान में। इन्होंने पिछले 25 सालों में देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया है और फिलहाल बेंगलोर के राष्ट्रीय विद्यालय आरवी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वाइस चांसलर के पद पर विराजमान हैं। इन्होंने 9 वर्ष की आयु से कविता लिखना शुरू किया और विभिन्न मंचों एवं रेडियो स्टेशनों में कविता पाठ दी। कादम्बिनी जैसी पत्रिकाओं और कई अखबारों में इनकी कविताएं छपती रहीं और पिछले साल इनका पहला काव्य संग्रह उम्मीदों के पंख बाजार में आया और ये पाठकों के द्वारा काफ़ी पसंद भी किया गया। लिखने पढ़ने के अलावा इनकी दिलचस्पी अभिनय, पॉडकास्टिंग, पहाड़ से जुड़े मसलों में है। द्वारिका जी के साथ बातचीत करने आएंगे गौरव गिरजा शुक्ला जी। छत्तीसगढ़ में जन्मे और पले बड़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पत्रकारिता, साइकोलॉजी विषय के विद्यार्थी रहे हैं। अभिकल्प फाउंडेशन के संस्थापक हैं। अभिकल्प फाउंडेशन छत्तीसगढ़ में शिक्षा, साहित्य व अनेक सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय है। गौरव जी ने करियर की शुरुआत एजुकेशन सेक्टर से की और कुछ वर्षों के बाद पत्रकारिता में सेवाएं देने लगे। वो जी मीडिया ग्रुप, IBC 24 में न्यूज़ एंकर के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। विगत लगभग 9 वर्षों से कलम कार्यक्रम के सहयोगी के रूप में जुड़े हुए हैं और कुछ वर्ष पूर्व गौरव जी ने संज्ञा PR की शुरुआत की, जो कि छत्तीसगढ़ की एक अग्रणी PR एजेंसी है। अपनी साहित्य और संस्कृति से प्रेम करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के अनेकों महत्वपूर्ण आयोजनों जैसे राज्योत्सव, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव इत्यादि के उद्घोषण के रूप में भी इन्हें पहचाना जाता है। तो बिना वक्त ज़ाय किए मैं निवेदन करती हूँ कि आप प्लीज़ आएँ और थैंक यू सो मच सृष्टि। और लगभग जो सारे मेंबर्स कलम में आते रहे हैं उन लोगों को पता है मेरी जो फेवरेट जगह होती है वो उसी तरफ होती है। इधर आने में मुझे हमेशा डर लगता है। कई ऐसे मौके आए हैं जब मैं इधर आने में बहुत सकुचाता हूँ। मुझे लगता है कि जिनसे बात करना है उनसे सवाल पूछने की हिमाकत तब हो जब अपनी समझ, सोच, अपनी पढ़ाई उस स्तर पर भी हो। ख़ास तौर पर मैनेजमेंट के गुरु लोगों से जब बात करनी होती तो थोड़ा और डर लगता है। लेकिन जब बात द्वारी सर से बात करने की थी तो द्वारिका सर से द्वारी सर हो जाना, मैं पढ़ाई में तो इनका स्टूडेंट नहीं रहा लेकिन इनके स्टूडेंट्स सर्कल से ऐसा जुड़ा रहा कि मुझे लगता है कि
मेरी पढ़ाई सर के साथ ही हुई है और द्वारिका उन्नियाल से वो मेरे द्वारी सर हो चुके हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं नर्वस ज़रूर हूँ, पर फिर भी थोड़ा 50% कंफर्टेबल हो चुका हूँ, क्योंकि ये बातचीत मुझे आपके साथ में करनी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे छत्तीसगढ़ की इस धरा पे, रायपुर कलम के इस एपिसोड पे। धन्यवाद गौरव। और कलम रायपुर, अभिकल्प फाउंडेशन, एहसास वुमन और बाकी सब, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इतना प्यार दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहुत सारे दोस्त और पहचान वाले यहाँ बैठे हैं और उन सब के बीच में जितने नर्वस तुम हो, उससे ज़्यादा नर्वस मैं हूँ कि पता नहीं क्या क्या होता है कि प्रोफेसर्स के साथ सबसे आसान काम ही होता है कि सवाल पूछ लो, ठीक है, जवाब तो बच्चे को देना है, ठीक है। अब जब उनसे सवाल पूछे जाएंगे तो फिर हमेशा ये डर लगा रहता है कि पता नहीं कि सामने वाला क्या पूछ लेगा, ठीक। तो आज आपकी बारी है और गौरव से मुलाकात बहुत प्यारी हुई। मैं रायपुर आता रहता हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त यहाँ पे हैं, मेरे काफ़ी पुराने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो एक बार मैं जब यहाँ आया IIM रायपुर में, यहाँ के डायरेक्टर काकानी साहब हमारे पुराने दोस्त हैं, तो मैंने एक पुराने स्टूडेंट को फ़ोन किया कि मैं आया हुआ हूँ। तो उसने बड़ा ही खेद जताया कि सर मैं तो नहीं हूँ, मैं आज ही अभी एयरपोर्ट पे निकला हूँ, लेकिन एक बच्चे का नंबर दे रहा हूँ, वो आपको अगले 10 मिनट में कॉल करेगा और वो आपको आके मिलेगा। मैं कौन है यार, किसको आके? 10 मिनट में गौरव का फ़ोन आया कि मेरा नाम गौरव है और मुझे उज्जवल भैया ने कहा है कि आपसे ज़बरदस्ती मिलना ही मिलना है, बात भी करनी है और आपको खाने पे भी लेके जाना है। तो अभी हम कहाँ चल सकते हैं? रात के 9 बज रहे हैं, मैं 8:30 सोने वाला आदमी ही। तो बोलता सर सुबह आ जाए। मतलब बेटा सुबह आ जा, 7 बजे तुम ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में। 6:30 आ गया था ये। और तब से जो गौरव के साथ में एक प्यार का रिश्ता बना है, वो एक उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो गौरव, ऑल कूडोज टू यू। या थैंक यू सर शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही मुलाकात से ये सफ़र शुरू हुआ और आज हम कलम के इस एपिसोड तक हैं। आम तौर पर साहित्यिक कोई भी आयोजन होता है उसमें एक गंभीरता का भाव स्वाभाविक है, क्योंकि लिटरेचर जब तक हमारे भाव को ना छुए, हमारे भीतर चलने वाले उथल पुथल को ना टच करे, तब तक हमें लगता है कि उसका असर अभी पैदा नहीं हुआ है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये चर्चा जिस तरीके का द्वारी सर का भी अपना एक नेचर है, तो हम एक कैजुअल तरीके से इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ ऐसे सवाल मेरे जहन में हैं जो स्टूडेंट की तरह ही हैं, इंटरव्यू के तरह से वो सवाल नहीं है, तो मैं वो प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। आपकी कविता की ही एक पंक्ति से मैं ये शुरुआत कर रहा हूँ चर्चा। जिंदगी है मुश्किल माना पर जीना दुश्वार नहीं, दोस्त जुगनुओं का मैं सितारों का यार नहीं, चांद को कटोरे में रख हर ओर चांदनी बांटता हूँ, मैं जो तेरी ज़मी से अपना आसमान पाटता हूँ। आपकी पोइट्री जब मैं पढ़ रहा था सर, सारी टाइप की वैरायटी है उस पर। आप कभी मुंबई में सीधे साफ आसमान नहीं दिख रहा है, उसे बच्चे लोगों की जो चिंता है वो जाहिर कर रहे हैं, पहाड़ों पर बात कर रहे हैं। एक तरफ आप दर्शन और फिलॉसफी पे आ जाते हैं और आप एम ऑफ लाइफ की तरह जगन मिथ्या इस पर बात करने लगते हैं। तो ये कई बार ये फील होता है वो पढ़ते हुए कि ये वही थॉट हैं, शायद हम भी ऐसे ही सोचते हैं और ऐसे ही हम भी कनेक्टेड रहते हैं और इसी तरीके का शायद कुछ अपने उस फीलिंग को लिखना चाहते थे। किताबों पर, कविताओं पर बात करें, एक जर्नी शुरुआत जहाँ से होती है द्वारिका उन्नियाल की, वो हम लोग समझना चाहते हैं। टिहरी गढ़वाल से लेके अहमदाबाद, उदयपुर, मुंबई, बेंगलोर और ऐसे पता नहीं देश विदेश बहुत सारी जगहों पे रायपुर तक, वो सफ़र एक ब्रीफ में आप जानना चाहते हैं आपसे। आप धन्यवाद गौरव। तो इस सफ़र की शुरुआत एक बहुत अच्छे इंसिडेंट से नहीं हुई। एक दर्दनाक किस्सा था, हम सब जो थोड़े उम्र में बड़े हैं। तो ये शुरुआत हुई 31 अक्टूबर 1984, जिस दिन स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी उस टाइम स्वर्गीय हो गई। और मैं 9 साल का था और मैं उदयपुर के बगल में एक माइनिंग टाउनशिप है जावर माइंस, जहाँ मेरे पिताजी हिंदुस्तान जिंक में काम करते थे। तो हमने रेडियो पे एक खबर सुनी और मैं चौथी कक्षा में था और हमें छुट्टी करा दी गई स्कूल की।
मन आहत हुआ और सोचा कि ये क्या हो गया, क्योंकि इंदिरा जी हमारे जनरेशन के जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल फिगर रही हैं। हम छोटे भी थे लेकिन हमें इंदिरा गांधी के बारे में सब कुछ पता था, देखा था, पढ़ा था, सुना था। तो अचानक से हिंदी मेरी ठीक थी, क्योंकि हम राजस्थान में रहते थे, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे, तो हमारे अच्छे टीचर्स थे हिंदी के। तो अचानक से मैंने कुछ शब्द लिख डाले कि इंदिरा तुम तो हो गई कुर्बान, तुम तो थी बहुत महान, गांधी की इंदु थी तुम, नेहरू की प्रियदर्शिनी, देश बचाने आई थी तुम बहुत दूरदर्शिनी। तो ऐसे करके पूरी कविता एक 9 साल के बच्चे ने लिख डाली। और हमारे ज़माने में स्कूल थोड़े आसान हुआ करते थे, आशुतोष भाई बैठे हुए, तो मॉर्निंग असेंबली होती थी। आजकल शायद ये कल्चर ख़त्म हो गया है, जो मेरी हमेशा से क्रिब है सारे स्कूल्स को लेके। मैं बहुत सारे स्कूल्स के फाउंडर्स, प्रिंसिपल्स को मिलता रहता हूँ कि यार असेंबली तो चलाया करो। तो अगले दिन केवी में गए और हमने ये कविता सुना दी कि, और हमारे टीचर्स ने कहा कि आप सुनाना चाहते हैं, आपके हाउस का टर्न नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप क्योंकि श्रद्धांजलि दे रहे हैं इंदिरा जी को, तो आप सुना दीजिए। तो वो जर्नी गौरव वहाँ से शुरू हुई 84 से। और जैसे जैसे ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते जाते हो, एक स्कूल का बच्चा जो पढ़ रहा है, फिर एक कॉलेज आता है, भुवनेश हमारे मित्र हैं कॉलेज साथ ज़माने के, तो तब तक वो जो जर्नी आपकी, जिन जिन एक्सपीरियंसेस को, जो जो अनुभव आपके होते हैं, आप कभी अकेले होते हो, आप कभी निराश होते हो, आपने फेलियर्स देखे हैं, आप कुछ अच्छा देख रहे हो, आप नेचर्स के साथ में आप अकेले घूम रहे हो, तो आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो आपके जो अनुभव हैं, वो कविता में ढलते गए। और क्योंकि हमेशा से मुझे स्टेज का बड़ा शौक़ था, और मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, वो काफ़ी अच्छा स्टेज पे परफॉर्म करती थी। तो ये होता था कि रीना मीना का भाई है तो इसको भी डाल दो, स्टेपनी है, ये भी बोल देगा। अब क्योंकि बड़ी बहनें अगर आउट परफॉर्मिंग होती हैं तो कई बार आपके ऊपर एक परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है। और लकीली हम उस स्कूल एनवायरनमेंट में थे, जावर माइंस ऐसा छोटा सा केवी था, केंद्रीय विद्यालय था, जहाँ पे हमारे प्रिंसिपल उस ज़माने में जामिया मिलिया के पढ़े हुए थे, ताहिर नैयर साहब, खुदा उनको बरकत दे। तो वो हमेशा से हमें ये कहते थे कि आप के मन में जो है आप सुनाइए, बोलिए। तो कभी रोका ना गया कि आप परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं तभी आप स्टेज में जाएंगे। तो आपको क्या होता है कि आप कुछ लिख रहे हो, तो मम्मी पापा को पढ़ाया, सबको पढ़ाया, आपके हिंदी के टीचर ने पढ़ लिया, लेकिन एक स्टेज मिलना ज़रूरी होता है। तो वो स्टेज स्कूल ने दे दिया और फिर हम लिखते गए, करते गए। तो वो एक जर्नी अच्छी थी। और दूसरा, हमेशा से मेरी लाइफ में ये रहा है कि मुझे हिंदी ज़्यादा ना आती हो, लेकिन जीवन दर्शन और घर में जो एक लिटरेचर का माहौल और मेरी आँख जो है वो एक अलग तरीके का लेंस देखती है ज़िंदगी के अराउंड। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको कॉकरोच पसंद होगा, लेकिन अगर किसी दिन आप उसको हिकारत भरी नज़र से ना देखें और गलती से आप फंस जाएं ऐसी जगह में जहाँ पे वो मर रहा हो, तो शायद आपके अंदर भी कॉकरोच के प्रति दया झाग बहेगी। वो एक जीव है, शायद वो एक, हमने कभी उसको जीव की तरह नहीं देखा। तो वो जो लेंस है, जो एक देखने का नज़रिया है, शायद ज़िंदगी में वही मेरा जो पोइटिक जर्नी है वो रही 84 से लेकर 95 तक। फिर ज़िंदगी की जद्दोजहद में आदमी निकल आता है, नौकरी, काम, डिसअपॉइंटमेंट्स, सारी चीज़ें। तो वो एक पोएट का म्यूज़ होता है, वो शायद चला जाता है। तो 20 साल मेरी ज़िंदगी की नदी जो लिखने की थी, जो मैंने काफ़ी लिखा, बोला, पढ़ा, रेडियो में भी मैं काम करता था, आकाशवाणी में, उदयपुर में, वो ख़त्म हो गया गौरव। तो मेरी जर्नी का ये, मेरी लिखने की जर्नी का ये तीसरा पड़ाव है। दूसरे में कुछ हुआ ही नहीं। पहले पड़ाव में वो सब हुआ, दूसरे के बारे में कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। तीसरा पड़ाव जो 2015 से आज की तारीख में 8 साल में हुआ है, वो आपके सामने है, जिसके इसमें कुछ कविताएं जो तुमने बोली वो उस ज़माने की भी हैं, 91, 92, 94, 95 की भी कुछ कविताएं हैं जो मेरी लाल डायरी होती थी हमेशा। हम सबके पास होती है, लिखने वालों के पास में एक लाल डायरी होती है, और जो पुराने आशिक होते हैं उनके पास एक पीला संदूक होता है। तो एक लाल डायरी और एक पीला संदूक, उनकी कहानियाँ हैं।
लेकिन ये वो जर्नी है जिसमें वो रहा। दूसरा, मेरे पिताजी माइनिंग इंजीनियर ज़रूर थे, लेकिन उनका दिल हमेशा लिटरेचर में बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने बांग्ला जो साहित्य है वो पूरा बांग्ला में पढ़ा। मेरे घर में 80 के दशक से साहित्यिक कविताएं का जो दौर था, पत्रिकाएं सब आती थीं। मेरे पिताजी लाइब्रेरी से सारी किताबें लाते थे। तो मैंने अपनी उम्र से पहले मेरी बहनों की किताबें भी, पिताजी की भी किताबें भी, क्योंकि मैं पढ़ लेता था, तो मैंने सारी पढ़ डाली, चाहे समझ में आया ना। तो बच्चन साहब 85 में पढ़ लिए, मधुशाला पढ़ ली, चाहे समझ में आया नहीं आया क्या आया, बट रट ली। और उसके बाद में वो जो उस ज़माने में हमारे क्या होता है, उस क्या बोलते हैं उसको, अंत्याक्षरी, वो कविताओं पे होती थी। अब तो फिल्मों पे गानों में होती, पहले कविताओं की अंत्याक्षरी होती थी स्कूल में। तो हमारी एक टीचर हैं, मेरी सबसे फेवरेट टीचर हैं अपर्णा महापात्रा, भुवनेश्वर में रहती हैं। तो उनको मेरे से आज भी नाराज़गी है, 35 साल हो गए, कि तूने ना चीटिंग करी, अंत्याक्षरी में हमारे हाउस को हरा डाला। क्यों? या तो तू बच्चन की कविता बोल रहा था या अपनी। तो इतनी प्यारी मेरी टीचर है, उन्होंने मुझे काफ़ी बढ़ावा दिया मेरे लिखने पे इतने सालों में। और एक दिन मुझे फ़ोन करके कहती हैं कि तूने ज़िंदगी में मेरा सब नाम खराब कर दिया। बोला मैडम, प्रो वीसी तो बन गया हूँ, वीसी भी बन जाऊँगा, मतलब और क्या चाहिए? नहीं नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मेरी माँ मेरे से आगे निकल गई है। मतलब मैडम, आपकी माँ का मतलब यह संदर्भ क्या है? सुबह सुबह 7 बजे उठ के आप मुझे फ़ोन कर रहे हो। कहती है मेरी माँ की स्टूडेंट कंट्री की प्रेसिडेंट बन गई है, तू तो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट नहीं बना है। तो उनकी मदर वो उस स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर थी मिसेस द्रौपदी मुर्मू की, जहाँ वो पढ़ाई करी। अब मेरी टीचर ने अपनी माँ पे, जो एजुकेशनिस्ट थी उस ज़माने की, किताब लिखी है जो 25 अगस्त को भुवनेश्वर में रिलीज़ होने जा रही है। तो उनका फ़ोन आया मेरे को कि तूने पढ़ लिया? मैंने बोला मैं पढ़ रहा हूँ फ्लाइट में। तो बहुत प्यारी किताब उन्होंने लिखी है। तो ये जर्नी गौरव तब तक रही। अब उसके बाद की जो है उस पर बात करेंगे। क्या बात है। तो इस जर्नी में टिहरी, गढ़वाल, उदयपुर आ जाता है, आपका मायका अहमदाबाद वगैरह आ जाते हैं, और दुबई वगैरह, आउट ऑफ इंडिया भी आप सब। सर लेकिन प्रश्न ये है कि चलिए ठीक है, इसी तरफ आ जाते हैं कि दूसरे पक्ष में बात हो जानी चाहिए। तो जहाँ से आप शुरू होते हैं, आप बिजनेस की क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, MBA में पढ़ा रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा रहे हैं कि लोग पैसे खर्च कैसे करते हैं, पैसा कमाया कैसे जाता है, प्रॉफिट बनाया कैसे आता है। तो करेंसी पर रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कोई किताब आपकी आती तो हमको ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता। हमको लगता कि हाँ भाई, MBA कैसे करें और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बने, ऐसे किसी सब्जेक्ट पर आप लिखते हैं। ये करेंसी की जगह दिल की कसमसाहट पर आप किताब लिखते हैं। उस पे भी लिखी है। जो मेरी पहली किताब है वो मेरा जो सब्जेक्ट है रिटेल मैनेजमेंट, वो मैंने 2005 में लिखा था, 2007 में पब्लिश हुई, और आज उसके करीब 5वां चौथा एडिशन चल रहा है। तो वो एक लिखी ज़रूर, और वो अब दूसरी किताबें भी उसमें आ रही हैं। तो वो एक प्रोफेशनल राइटिंग है। तो जो 20 साल जो मैं बात कर रहा हूँ गौरव, जब मैंने अपने दिल की बात नहीं लिखी या उसको उतना मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तब मैं प्रोफेशनली काफ़ी बिज़ी था अपनी लाइफ में, पहली बात। दूसरा, जब आप छोटी जगह से निकल के बाहर आते हो, तो मैं इसको आजकल धोनी सिंड्रोम बोलता हूँ। भुवनेश्वर में बहुत छोटे शहर से आते हैं, उदयपुर से, हमें मालूम ही नहीं होता था कि दुनिया में क्या हो रहा है। ना इंटरनेट होता था, अखबार हमारे घर में तीसरे दिन आता था, अंग्रेज़ी हमारे पूरे शहर में बोलने वाले 5 लोग होते थे। तो हमने जब MBA की तैयारी शुरू करी, तो हमने 5 लोगों का ग्रुप बनाया कि यार अंग्रेज़ी में बात करेंगे। तो तीसरी लाइन में हिंदी चालू, फिर उसके बाद मेवाड़ी चालू। बराबर है। तो ऐसे परिवेश से जब आदमी बाहर निकलता है, तब उसको ये हमेशा लगता है कि यार ज़िंदगी में आप जिनके साथ काम कर रहे हो, उनके आप अपने आपको प्रूव करना है। तो जो एक फोकस होता है लाइफ में ना, मैं रिसर्च असिस्टेंट था मायका में, आपने मायका की बात बोली, और इकलौता रिसर्च असिस्टेंट हूँ मायका के इतिहास में जो आज प्रो वाइस चांसलर। क्यों? क्योंकि एक एस्पिरेशन आती है लाइफ में कि यार यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो जब आप उसमें लगते हो, तो जो बाकी आपके इर्द गिर्द के जो माहौल है, और प्रोफेशनल राइटिंग में और स्पेशली एकेडमिक्स में ये होता है कि सबको लगता है ये टीचिंग का काम है, वो 30% है।
हमारा प्रमोशन, हमारा काम, हमारी परफॉर्मेंस पब्लिकेशन पे आती है कि आपने लिखा कितना है, आपने अपने पीयर ग्रुप में आपने नॉलेज कितनी नई जनरेट करी है। तो जब आप प्रोफेशनली वो काम करने लग जाते हो तो कई बार आपके जो बाकी चीज़ें वो शायद नज़रअंदाज हो जाते हैं, उसमें आपको वक्त नहीं मिलता है। तो उसके बाद जब 2015 के बाद ये जब मेरा सिलसिला चालू हुआ और आपके एल्बम मेटर, मैं मसूरी में था, लबासना में, बहुत सुंदर जगह है, वहाँ से मैंने लिखना वापस से शुरू किया क्योंकि जगह बड़ी सुंदर थी और मैं वहीं का हूँ। तो बारिश गिरती है पहाड़ में, बारिश और बारिश गिरने के बाद का जो माहौल होता है ना, बड़ा ही रूमानियत वाला होता है। बारिश गिरती है तो ठंड लगती है, लेकिन जब उसके बाद का जो माहौल है ना, वो माहौल ज़रूरी है। सुंदर जगह, सुंदर चीज़ें, सुंदर पढ़ना ज़रूरी इसलिए है ताकि आप सुंदर लिख सको। तो वो माहौल जो मसूरी का है कि आप टीन के टप्पे पे जो बारिश गिरती है उसमें म्यूज़िक, उसके बाद कहीं पे मैगी बन रहा है तो उसमें आपको कहीं रूमानियत दिख जाती है, उसके बाद गांव की घंटी बजाते हुए पहाड़ की जो हमारी गाय आती है उसमें गौरी आ रही होती है, उसमें भी कुछ एक, फिर पहाड़ में जो चूल्हे पे धुआं निकलता है उसमें भी आपको कुछ चीज़ नज़र आ जाती है। तो आपकी नज़र जो है, जो अब इस सब से दूर हो गई थी, वो सब वापस से आना शुरू हो जाती है कि हाँ चलिए कुछ तो हो रहा है। तो वहाँ से जो लिखना चालू किया गौरव, वो एक अच्छा नेचुरल प्रोसेस था, जहाँ पे इतने सालों का जो सूखा पड़ा हुआ था वो बारिश आई तो शायद बहा, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का कि वो ऐसा हुआ। और क्या होता है, हमेशा लाइफ में कोई ना कोई आपको चाहिए होता है, एक बहाना चाहिए होता है आपको नज करने के लिए सही डायरेक्शन में, या फिर एक छोटा सा वैलिडेशन दे देता है कि यार आप ठीक कर। तो वो छोटी सी चीज़ आपके यहाँ आए हुए हैं, वो उनका नाम है दीपक रमोला, एक छोटा सा बच्चा है, अब तो बच्चा नहीं है, अब वो 30 साल का हो गया, बट मेरे लिए बच्चा ही है। तो वो दीपक रमोला एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है, और मुझे मिले, मसूरी में आए, मैंने उनकी एक वर्कशॉप रखी IAS के ऑफिसर ट्रेनीज़ के लिए। तो वो मेरे को अचानक से बोला, बच्चा बात करते हुए, कि द्वारी सर आपसे बात करते करते कई बार ऐसा लगता है कि आप शायद लिखते हो। तो मैं लिखता था तो नहीं, कहाँ है। और ऐसा बहुत कम होता है कि बिना एजेंडे के, अब ये वैसा बच्चा तो है नहीं जिसको मेरे से ग्रेड चाहिए, वरना बच्चा होता सर बताओ ना आपने अच्छा लिखते हो सर, ग्रेड मिल जाएगा। अब ये वो बच्चा नहीं था जिसको वो मेरे से ग्रेड चाहिए था। बोला नहीं सर आपने कभी लिखा था कि लिखा है कहाँ। मैंने हाँ मैं एक ज़माने में लिखता था, लेकिन कहाँ है। तो गूगल पे, जीमेल पे कुछ कविताएं थीं, तो वो मैंने उसको दिखाई। तो बोले सर आजकल क्यों नहीं लिखते हो। मैंने शायद पता नहीं सर आप लिखा करिए। और ये वो बच्चा बोल रहा है जिसकी किताब आने वाली है वाणी से, इतना तो मैं समझ गया हूँ, जो काफ़ी फेमस हुई है। अब उसकी दूसरी आ गई है, मुझे कारवां का शौक़ है। ये वो बच्चा बोल रहा है जिसका गाना अमिताभ बच्चन ने गाया है, अतरंगी, फरहान अख्तर। वो बच्चा मुझे पुश करके बोल रहा है बिना एजेंडे की, नहीं द्वारी सर आपको लिखना चाहिए, आपने 20 साल पहले कुछ लिखा था, बहुत सुंदर लिखा है। तो मैं उससे वैलिडेशन नहीं सीख कर रहा था, लेकिन समवेयर इट जस्ट ट्रिगर्ड समथिंग कि हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी वाकया बात हुई है। और इसीलिए जब मेरी किताब आ रही थी तो मैंने कहा इसके बारे में जो सबसे पहले फॉरवर्ड है, बेटा और कोई नहीं लिखेगा, तू ही लिखेगा। तो कह रहा बहुत हिंदी लिखवा रहे हो मेरे से। इतना गद्य तो मैं लिखता ही नहीं हूँ। वो कविता करता है, काफ़ी अंग्रेज़ी में अच्छा लिखता है, बट वो एक अच्छा बहाना मिला गौरव कि माहौल। और मसूरी का मैं हमेशा बहुत ज़्यादा, एकेडमी का जितना शुक्रगुजार हो न रहूँ, मसूरी एज ए प्लेस और उस मौसम का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरी ज़िंदगी का एक जो बिखरा हुआ एक कोना था, जो एक मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हमेशा से था, मेरी पहचान। जो मुझे कई लोग कहते हैं अरे ये डीन साहब हैं, ये कविता भी लिखते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ जी मैं कविता लिखने वाला आदमी हूँ जो डीन भी हूँ इंसिडेंटली। द डीन पेज फॉर द पोएट। बट मेरी पहचान हमेशा से बचपन से गौरव एक होता है, आपको अपनी एक सेल्फ इमेज दिखती है हमेशा लाइफ में। तो मेरी इमेज हमेशा से थी कि मैं एक क्रिएटिव आदमी हूँ। एक आप कितना कर पाएँ अलग बात है, लेकिन एक हमेशा एक अर्ज होती है कि आप कुछ करें। परफॉर्म कर रहे हो आप स्टेज में तो वो एक अर्ज होती है, आप बोल रहे हो, आप लिख रहे हो, आप कुछ बजा रहे हो, आप कुछ कर। तो मेरा स्कूल के हमारे टीचर थे मिनारिया सर, मुझे स्टेपनी बोलते थे
केवी में बड़ा अच्छा रहता है, वो हर जगह हर प्रोग्राम में बच्चे को घुसा दो, बोले तो कुछ तो कर ही देगा जाके, तो स्टेप नहीं है। तो वो एक चीज़ रहती है, अर्ज है, क्रिएटिव अर्ज है, तो वो शायद वापस पाया मैंने, तो वो मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ज़िंदगी में नज़म वापस आई, मेरी ज़िंदगी में मेरी कविता आई, मेरी ज़िंदगी में म्यूज़ वापस लौट आया। तो वो क्योंकि मैं ख्याल ये है कि मैं लिखता हूँ क्योंकि ख्याल को बेवजह मन में सोच कर ज़ाया नहीं करते। मैं लिखता हूँ क्योंकि ख्याल को बेवजह मन में सोच कर ज़ाया नहीं करते। ख्याल को हवा लगनी चाहिए, ख्याल को हवा लगनी चाहिए, उसे कागज़ पर कलम की नोक से उकेरना ज़रूरी है, फिर चाहे कलम की नोक से उसकी निभे न निभे। मैं लिखता हूँ क्योंकि ख्याल को बेवजह मन में सोच कर ज़ाया नहीं करते। तो एक अर्ज है। अब सचिन तेंदुलकर को जाके खेलना है तो लिखने की जिद है। अब चाहे पढ़ लिया पाठक ने अलग बात है, लेकिन हमेशा कवि तो अपने लिए लिखता है। तो जितने भी आपने पढ़ी हैं, जो आप कह रहे हो ये सारी बातें, अब अगर मैं ईश्वर से बात कर रहा हूँ तो वो मेरा और भगवान का अपना डायलॉग है, या फिर मैं एक उस चींटी पे बात कर रहा हूँ, या फिर उस कॉकरोच, मरते हुए कॉकरोच को देख के बैंगलोर की ज़िंदगी में आशुतोष और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हम भी कॉकरोच ही हैं किसी के लिए। 2-2 घंटे अगर 8 किलोमीटर पे फंसे रहेंगे, अगर ज़िंदगी अगर ट्रैफिक जैम में जैम हो जाएगी, तो आप उस कॉकरोच से बदतर ही हैं, कॉकरोच से अच्छे नहीं हैं। तो आपकी ज़िंदगी में अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो वो कॉकरोच से एम्पैथी होनी शुरू हो जाती है। फिर आप कॉकरोच को, मेरे को लग रहा है कि आप लोग भी अब घर जाके उस कॉकरोच को इतनी बेदर्दी से नहीं मारेंगे, प्यार से उसको ऊपर पहुंचा देंगे, लेकिन शायद कॉकरोच को उस नज़र से ना देखेंगे, हिकारत भरी नज़र से ना देखेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ आपने अभी आपने कही, अभी बोली हैं। एक और है जो कि ऑब्वियसली आपके इस किताब का टाइटल भी है, उम्मीदों के पंख। मैं चाहता हूँ कि आप सभी हमारे दर्शकों के लिए वो पढ़ें, और पहले मैं इसका नोट्स बता देता हूँ, फिर सर बताएंगे। उन्होंने इस कविता के नीचे एक टिप लिखा है कि ये कविता देहरादून के मेरे टैक्सी ड्राइवर दोस्त शमशेर और उसकी दोनों बेटियों के नाम। तो वो कहानी क्या है, किस्सा क्या है, और वो कविता क्या है? हाँ, कविता मुझे याद है, बड़ी मुश्किल से एक ही याद है। तो क्विकली किस्सा ये है, टाइम कम है, कि मैं मसूरी में जब पढ़ा रहा था IAS एकेडमी में, और एक IPS और IAS हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे, तो बड़ी इनोसेंटली वो मेरे को लेके एयरपोर्ट से जा रहा था एकेडमी। तो उसने कहा, सर आप IAS ऑफिसर हैं क्या? तो मैंने कहा, नहीं यार, मैं तो शायद उनको पढ़ाता हूँ। तो बोलता, अच्छा उनको पढ़ाते भी हैं क्या? तो भुवनेश हंस रहा है, हाँ पढ़ाते तो थे कुछ लोग। तो उसने बड़ा प्यार से पूछा कि सर बनते कैसे हैं? तो मैंने उसको पूरा शिद्दत से उसको समझाया कि बेटा UPSC होती है, एग्ज़ाम होता है, ये होता है, वो होता है। तो हंसने लगा, कहता है, सर आप भी सोच रहे हो कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ? मैंने नहीं, इस देश में यही सबसे अच्छी बात है कि आप कहीं से भी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आपकी उम्र है, आप में मेहनत करने की, उस साल जिस साल मैं पढ़ा रहा था एकेडमी में, एक लड़का था मेरी क्लास में, वरुण बरनवाल, शायद आप लोग ने नाम सुना होगा। उसके फादर महाराष्ट्र में पंक्चर लगाते थे। वो उस बैकग्राउंड से आता था, इतनी मेहनत करी, पढ़ाई करी, और आज बहुत अच्छा आई थिंक कलेक्टर है काफ़ी जगह पे। 2015-16 बैच का लड़का है। तो मैंने कहा, कर सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है, अगर आपको इच्छा है तो आप मेहनत करके कर सकते हो, हम गाइड कर सकते हैं। बोले, नहीं सर, मैं तो अपने लिए नहीं, मेरी तो उम्र निकल गई, अपनी 2 बच्चियों के लिए पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा, कितनी उम्र की हैं? तो उसने कहा, सर एक 6 की है और एक 9 की है। तो मैंने कहा, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। तो इतनी प्यारी, गौरव, इतनी प्यारी बात उस बंदे ने मुझे कही। उसने कहा, सर आज से सोचूंगा नहीं तो सपने कब देखूंगा। मैं घर आया, मैंने अपनी धर्मपत्नी स्नेहा नौटियाल को कहा कि मेरे से बात मत करना, एक अखबार दे और एक पेन दे दे प्लीज़। और पहली 2 पंक्तियां मैंने शमशेर, क्योंकि मैं एयरप्लेन से आ रहा था, तो वो एक मेटाफर मेरे दिमाग में घुस गया कि सपनों को उड़ने के लिए हवाई जहाज़ का टिकट नहीं लगता। सपनों को उड़ने के लिए हवाई जहाज़ का टिकट नहीं लगता, बस पलकों को उम्मीदों के पंख चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी कविता उसकी पूरी आई कि ख्याल पकाने के चूल्हे कम नहीं। मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं जिनके बहुत ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं, लेकिन कई बार हम अपने एरोगेंस में, या फिर हम हर चीज़ नेगेटिव, टिपिकली हमारे जैसे लोग हमेशा नेगेटिव ही, नहीं ये नहीं हो सकता, कि ख्याल पकाने के चूल्हे कम नहीं,
नई सोच के कोयलों को एक चिंगारी चाहिए। एंड एवरीबडी नीड्स ए समबडी हु कैन इंस्पायर समबडी। फिर तीसरी जो कविता की लाइन है वो हम पे और हमारे पे क्रिटिक है, और टीचर्स और बैठे हुए यहाँ पे, कि सुर्ख कंक्रीट की इमारतों में ज्ञान कसमसाता है। सुर्ख कंक्रीट की इमारतों में ज्ञान कसमसाता है, विचारों को पनपने के लिए हरी घास खुली धूप चाहिए, सपनों को उड़ने के लिए हवाई जहाज़ का टिकट नहीं लगता, बस पलकों को उम्मीदों के पंख चाहिए। थैंक यू। बहुत खूबसूरत है। मुझे वैसे आपकी बहुत सारी कविताओं को ये बुकमार्क करके हाईलाइट करके करने का मन था, लेकिन एक ऐसा प्रश्न जो मुझे लगता है सभी के जहन में होता है, और एम ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ, जहाँ पहुँच गए हैं उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, या अगर हम वहाँ पहुँच गए हैं तो क्या ये वही जगह है जहाँ हम पहुँचना चाहते थे। इस तरीके के प्रश्न से लगभग, और मुझे लगता है कि हर उम्र में अलग अलग तरीके से इस सवाल से हमारा सामना होता है। 8th और 10th 12th तक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते तक, 12th के बाद कॉलेज सिलेक्शन तक, उसके बाद करियर तक, और फिर एक बार एक सेटल हो जाए, सोशल पैरामीटर में लग जाता है कि हाँ हम सेटल हो गए, लेकिन फिर भी वो जो भीतर के प्रश्न हैं वो आते रहते हैं। मैं शायद आपकी इस कविता को, जिसका टाइटल मेरा आसमान है, उसको उसी तरीके से ले रहा था जिसमें वो प्रश्न अपने जहन में खुद से इंसान पूछ रहा होता है कि मेरा आसमान। मैं चाहता हूँ सर कि प्लीज़ आप ये रिसाइट करें। ये सब इस संकलन की सबसे पुरानी कविता है, और ये 1992-93 की है, जब मैं 11वीं-12वीं में था। और तब आप एक बहुत एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन से गुजर रहे होते हो कि आप ज़िंदगी में करोगे क्या। माँ बाप कुछ बोल रहे हैं, भैया पीटी कर लो, आईआईटी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आपको भी समझ में आ रहा है आपका कुछ हो तो रहा नहीं है, ठीक है, 12वीं बड़ी मुश्किल से पास कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन पूरी है। और मेरे घर में तो 2 माँ बाप नहीं, 4 माँ बाप, 2 बड़ी बहन है, वो भी माई बाप, और माँ बाप तो माँ बाप, और फिर कॉलोनी में कि भैया शर्मा जी का बेटा कुछ नहीं कर पा रहा टाइप जो प्रेशर रहता है हमारी ज़िंदगी में, वो रहता है। लेकिन मैं हमेशा से अपनी उम्र में हमेशा से एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस मैंने बहुत पढ़े हैं, सोचे हैं, काफ़ी डीप सोचता भी था उस उम्र के पहले। तो मृत्यु से लेकर और नचिकेता के सवालों तक और आत्मा के तक मैंने उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की। इसमें एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन ये है कि शायद क्षितिज ये नहीं है मेरा, और ये आज भी इतनी ही मेरे लिए रेलेवेंट है, क्योंकि हर उम्र के उस पड़ाव में मैं एक जगह जहाँ पे, और हम सब पहुँचते हैं, हमें लगता है कि नहीं हमें कुछ और करना है, अगर ज़िंदा है तो थोड़ा कुछ और करना है, अगर ज़िंदा है तो थोड़ा कुछ और करना है, कि शायद क्षितिज ये नहीं है मेरा, लगता है जाना होगा अभी और आगे, नापने होंगे कई मील, पाने के लिए अपने हिस्से का थोड़ा सा आसमान। और ये उस टाइम का मेरा जो लिखने का था कि हर एक कदम पर अनिश्चितता से भर जाता है मन, एक अनजाना सा भय विचलित सा कर देता मुझको, मेरे पहले से डगमगाते आत्मविश्वास को। सोचता हूँ कई बार कि क्या पा सकूँगा मैं वह सब जो हूँ पाना चाहता, पर मैं आखिर पाना क्या चाहता हूँ। शायद यही सवाल अहम है मेरी पहली नुमा ज़िंदगी का। मैं खुद को समझ नहीं पाया अभी तक, तो सुलझाऊंगा कैसे उलझनों को ज़िंदगी की। बीता वक्त शूल बन चुका है एक, चुभता हृदय में पल पल जो एहसास दिलाता है मुझे कि क्या कुछ खो दिया मैंने। जीवन के इस मोड़ पर इस क्षण किंग कर्तव्य विमूढ़ सा गुमसुम अकेला खड़ा मैं, तौलता अपने विचारों को प्रयासों को। एक अनुभूति सी होती है फिर कि शायद क्षितिज ये नहीं है मेरा, जाना है मुझे अभी और आगे, भटकना होगा एक यायावर बनकर, जलाना होगा स्वयं को वक्त की भट्टी में, डुबाना होगा खुद को कर्म रूपी सागर में, क्योंकि पाना चाहता हूँ मैं अपने हिस्से का थोड़ा सा आसमान, जो होगा मेरा, सिर्फ मेरा आसमान। तो ये 1993 की कविता है, तुम 30 साल बाद पढ़वा रहे हो। तो सर सवाल ये भी है, अब हम दर्शकों के सवाल लेंगे। अपना आसमान मिल गया अभी आपको, या उड़ान बाकी? जितना मिले उतना कम है। तो ज़िंदगी का जो फैलाव है वो विस्तार है, एक ज़िंदगी है। आई थिंक वी जस्ट हैव वन लाइफ। और अभी तो मेरे अंदर बहुत कुछ करने की तमन्ना है, और अभी मरकर फिर ज़िंदा हुआ हूँ, ये डायलॉग नहीं है। अभी
फरवरी में मुझे हार्ट अटैक आया था और मैं खुशकिस्मत हूँ, आप सबकी दुआएं हैं कि मैं आपके सामने बैठा। तो अब अगर फिर से ज़िंदगी मिली है तो ज़िंदगी में और कुछ बहुत कुछ करने की तमन्ना है। एक ही ज़िंदगी। क्या बात। मुझे लगता है एक बार इतने जिंदा दिल इंसान के लिए तालियां होनी चाहिए, जो कहीं से भी ये महसूस नहीं हो रहा है कि आप जिस जर्नी से आकर के जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके भीतर ये वही जोश और जज्बा है। आपने 93 की लिखी हुई अपनी कविताएं पढ़ी हैं, वो आज भी उतनी बिल्कुल सभी के लिए सटीक है कि सबको लगता है कि जहन की वही चीज़ें हैं। और आपको ईश्वर बहुत लंबी उम्र दे सर, आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। और अब ये सत्र हम क्वेश्चन आंसर की ओर आगे बढ़ाते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आए हुए दर्शकों के साइड से अपने कोई भी प्रश्न हो जहन में आपके तो वो पूछ सकते हैं आप द्वारा सर से। यस, ये मेरे साइड से ले सर। पूछ लेना यार प्लीज़। हाँ, प्रश्न नहीं है, लेकिन आपने जो कॉकरोच के बारे में बात की, जी। तो हालांकि कॉकरोच मैंने कभी मारा नहीं है, लेकिन मैं उसे मरते हुए नहीं देख। जब भी कॉकरोच उल्टा होता है, कई बार आपने देखा होगा, तो मैंने हमेशा कोशिश उसको पैर से बलित किया, लेकिन सीधा। ये कभी मुझसे देखा नहीं है कॉकरोच की बात की, इसलिए याद आ गया। प्रश्न कोई नहीं। धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, साथ में आप कवि हो गए। अब एक प्रश्न मैं जरूर पूछना चाहता हूँ सर आपसे कि मैं स्कूल से जुड़ा हूँ और जो बीतते दौर में एक जनरेशन बड़ी धीरे धीरे गुजरती है, धीरे धीरे बदलती है, अचानक कुछ नहीं होता। माता पिता के लिए लगता है आज का जनरेशन बड़ा अलग है, स्कूल वाले को पता नहीं चलता, धीरे धीरे बदलती है। और ये अंदर का जो प्रश्न है वो हमेशा अपने आप को क्वेश्चन करता है कि यार ऐसा क्या करें ये स्कूल के बच्चों के लिए कि वो एक खुली सोच, एक उन्मुक्त सोच के साथ आगे बढ़ता। मैं ये प्रश्न इसलिए भी करना चाहता हूँ आपसे क्योंकि मैं ये भी जानना चाहता हूँ, एक कवि है जो अपनी सोच तो रखता है, लेकिन क्या वो कहीं ना कहीं समाज के चाहे पॉलिटिकल दायरे, चाहे उनसे उसको इम्पैक्ट करता है। और ये जो बच्चा जो आगे बढ़ रहा है, जो वाकई 4th क्लास में 5वीं क्लास में वो इंदिरा के मरने पर दुखी हो सकता है एकदम उसकी, क्योंकि उसकी सबसे प्रिय रोल मॉडल है, राइट? लेकिन वो लिख नहीं सकता या बोल नहीं सकता, या क्या ऐसा करे कि वो इस दौर को और ज़्यादा रियलिस्टिक वे में, ब्रॉडर वे में, because as they say now we are losing we don't have a free will for that matter, right? We don't have a free will. We are outcome of our own environment that is around. What is it that can really make that kid to be more free, to be better, and not just seek the अपना सा आसमान, पूरा आसमान सबका है, हर किसी का आसमान वो क्यों ना मांग सके? क्या करें ऐसा एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर या पर्सनल लेवल पर? आशुतोष जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्योंकि आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं 1 से 12वीं तक, 13वीं से 18वीं तक मैं पढ़ाता हूँ तो उनके अगले ज़िंदगी के 5 साल मैं देखता हूँ, आप 12 साल देखते हैं। और ये हमेशा से मैं जब भी स्कूल के टीचर्स से मिलता हूँ, बात करता हूँ, समझता हूँ, वो ये कहता हूँ कि आप ही बदल सकते हैं। हम जब तक बच्चे के पास आते हैं तो हमारे पास एक ऑलमोस्ट पका गढ़ा बच्चा आता है, उसको 3-4 साल में बदलना, उसको एक ज़िंदगी में डायरेक्शन हम दे सकते हैं प्रोफेशनल, बट उसका जो वैल्यू सिस्टम है, उसकी जो सोच है, वो आप गढ़ते हैं, बिकॉज आप बिल्कुल कच्ची मिट्टी से उसको आप ऊपर लेके बना के कर रहे हैं। और मैं आज जो भी हूँ मेरे स्कूल के टीचर्स की बदौलत, मेरे कॉलेज और बाकी की बदौलत। वो ठीक है, प्रोफेशनल हमने पढ़ लिया, कर लिया, लेकिन उनका इम्पैक्ट मेरी लाइफ में उतना नहीं है जितना मेरे स्कूल के टीचर्स का उस ज़माने से है, चाहे वो अच्छा रहा हो चाहे खराब रहा हो। एक चीज़ तो बदली है आशुतोष जी कि इनोसेंस चली गई है, ठीक है। अब वो हम माने या ना माने,
बच्चों की ज़िंदगी से चली गई है। जब आप देखते हैं कि इंडियन आइडल में 8 साल का बच्चा परफॉर्म कर रहा है और उसको सब लोग ताली बजा रहे हैं और बाकी लोग अलग अलग तरीके से, तो एक बच्चे की जो एक इनहेरेंट इनोसेंस है, तो वो बच्चा भी परफॉर्मर हो गया है। तो पहले क्या होता था कि हमारे स्कूल छोटे होते थे, एक बच्चा परफॉर्मेंस इसलिए कर रहा है कि माँ बाप आए और उन्होंने देखा, सबने किया। अब आपके स्कूल में तो नहीं पता, लेकिन मैं देहरादून या बाकी बहुत सारे स्कूलों में जानता हूँ जहाँ पे दिल्ली से लोग आते हैं एनुअल फंक्शन करवाने के लिए। पता नहीं 20, 25, 30 लाख रुपए का एनुअल फंक्शन होता है। अरे बच्चे के लिए, बच्चे के माँ बाप के लिए, बच्चों के दोस्त के लिए, वही नहीं अलाउड है। तो बाकी तो छोड़ दीजिए कि क्या सीन है। तो एक जो प्रॉब्लम आई है वो आप भी देख रहे हो कि हर आदमी को चौथी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा से ही पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर है कि बच्चा कुछ बन जाए। बच्चे के ऊपर प्रेशर है कि उसके एनवायरनमेंट में है कि अगर मैं नहीं आया तो बाकी मैं क्या करूँगा। और वेरी अनफॉर्चुनेट है ये कि जिस इंजीनियरिंग कोचिंग के लिए बच्चा जान दे रहा है कोटा जाके, वो इंजीनियरिंग उसके कहीं काम नहीं आती। जिस मेडिकल के लिए बच्चा कूद पड़ रहा है, उसको पता चल रहा है कि भाई ये तो शुरुआत है, अभी तो 15 साल और पढ़ाई करनी है, जाओगे कहाँ, और फिर जाके करियर शुरू करोगे। तो ये जो मैड रश है उसके कारण स्कूलों में भी हुआ है। मैं अभिनय मेरा स्टूडेंट है और बात कर रहे थे कि सर अब कोचिंग का इतना मारामारी हो गया कि मैं सोच रहा हूँ 11वीं 12वीं बंद कर दूँ। कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता अपने बच्चे को। जो एक स्कूल का, और मेरे बेस्ट फ्रेंड्स और हम सबको पता है 10वीं 11वीं 12वीं में बनते हैं हम सब लोगों के दोस्त। तब तो समझ पड़ती है, तब आपको दुनिया समझ में आती है, तब आपके क्रशेस होते हैं, तब आपकी मेमोरीज बनती हैं। इतना प्यारा टाइम आप कोचिंग में लगा देते हो, फिर आप 4 साल इंजीनियरिंग करते हो और उसके बाद आपको समझ में नहीं आता कि इंजीनियरिंग कुछ होने वाला नहीं है। तब आप कैट लिखते हो, फिर मेरे पास आते हो IIM में MBA करने के लिए। मैं आज अभी IIM की क्लास से आ रहा हूँ, ठीक है। मैंने बच्चों को कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाना था। मैंने कहा एक टॉपिक था इन्फ्लुएंस पे, कि आपकी ज़िंदगी में आपको कौन इन्फ्लुएंस करता है। टॉपिक था ग्रुप और पर्सनल इन्फ्लुएंस। तो उन्होंने कुछ 25 चीज़ें लिखी कि ये भी इन्फ्लुएंसर है, ये भी इन्फ्लुएंसर है, ये भी। तो मतलब तुम अपनी ज़िंदगी में क्या करते हो यार, कि फाइनेंस भी अगर इन्फ्लुएंसर बता रहा है, कपड़े कैसे पहनने हैं वो भी इन्फ्लुएंसर बता रहा है, गाना कौन सा सुनना है वो भी इन्फ्लुएंसर बता रहा है, तो ट्रैवल भी ब्लॉगर आ गया है तो वो इन्फ्लुएंसर है। तो मैंने कहा वो सब छोड़ो, तुम्हारी ज़िंदगी का एस्पिरेशन क्या है। तुम 24-25 साल के बच्चे हो, तुम इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के एक IIM में पढ़ाई कर रहे हो, यू आर वन ऑफ द एलीट ऑफ दी, तुम अच्छे थे ज़िंदगी में इसलिए यहाँ पे पहुँचे हो। आशुतोष जी, उनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, उनकी ज़िंदगी में एस्पिरेशन नहीं है, उनकी ज़िंदगी में एक एक्साइटमेंट नहीं है जो आज 50 में मेरे में है, उन 25 साल के बच्चों में मुझे नहीं दिखती। तो हुआ क्या है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि 25-30 सालों में मैंने इस जनरेशन को देखा है बदलते हुए, और उसमें ये चीज़ ज़रूर आ गई है कि बच्चों की ज़िंदगी में हंसी चली गई है। बच्चा स्कूल एक बर्डन हो गया है, वही बर्डन कॉलेज में, ये लोग दे नॉट एंजॉइंग देयर लाइफ। आप एक कॉलेज में जाके देखिए, एक एक्साइटमेंट रहता है। भुवनेश्वर हम साथ में पढ़ते थे, मतलब परसराम की भट्टे की चाय से लेकर आज भी मेमोरीज है हमारी इतनी भयंकर। इन बच्चों की कोई मेमोरीज नहीं है। 200 एकड़ का कैंपस है, बच्चे अपने कमरे के अंदर घुसे रहते हैं, या तो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, या नौकरी की तलाश में, या नौकरी का स्ट्रेस है, नौकरी मिल गई तो स्ट्रेस है, नहीं मिला तो ज़्यादा स्ट्रेस है, मिल गई उसके बाद नौकरी करने जाना उसका ज़्यादा स्ट्रेस है। तो जो एक हैप्पीनेस है, चाहे वो 1 साल के बच्चे की हो, चाहे 25 साल के बच्चे की हो, एक लेवल पे पहुंच के जिसके लिए वो पूरी ज़िंदगी घुसने की कोशिश कर रहा है एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, वो एक जीना भूल गया है। वो एक, तो ये जो स्कूल में और कॉलेजेस में हमें कोशिश करनी है कि बच्चे का पर्पस वो अपने आप फिगर आउट कर लेगा। सब कुछ बच्चे को 16 साल में जानना ज़रूरी नहीं है, करना ज़रूरी नहीं है। एक स्कूल मिला, कहते हैं हम बच्चे को एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, 15 साल का बच्चा एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। मतलब सर वो तो ठीक है, लेकिन फेलियर कैसे एक्सेप्ट करेगा? 99% तो फेलियर होगा। हाँ सर, हो क्या रहा है, वो पोर्टफोलियो बना रहे हैं। बच्चे ने पोर्टफोलियो बना लिया कि हाँ जी, मतलब CV वैल्यू बन गई। CV वैल्यू छोड़ो, बच्चा अगर एक एक्सपीरियंसेस लाइफ में अगर आप नहीं ले रहे हो तो कैसे जी रहे हो, क्या कर रहे हो? तो ये चीज़ पहले तो घर से शुरू होगी। तो आपको तो कम ज्ञान देने की ज़रूरत है। जितने लोग पेरेंट्स बैठे हैं उनको ज़्यादा पहले ज्ञान देने की ज़रूरत है कि भैया बच्चे को जीने दो। पेरेंट्स का ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब पेरेंट्स का स्कूल चालू करते हैं। नहीं सर, पहले उनको समझाओ। हाँ करो एक्चुअली
उनको समझाने की ज़रूरत है कि भाई तुम तब ठीक ठाक निकल गए, ठीक है, तुमने मेहनत कर ली, अब तुम एक प्लेटफॉर्म पे आओ जहाँ से बच्चा ऊपर जाएगा, लेकिन उतना बर्डन नहीं करिए एनवायरनमेंट में कि बच्चा जीना भूल जाए। आज की तारीख में मैंने देखा है, और आप तो रोज़ देखते होंगे, बच्चों की ज़िंदगी से मुस्कुराहट, खिलखिलाहट, एक फ़न, एक मस्ती गायब हो गई। तो अगर हम वो ही नहीं ला पा रहे हैं तो बाकी ज़िंदगी में आप क्या सोचिए कि वो करियर क्या बन जाएगा और पर्पस क्या फाइंड आउट कर लेगा, और वो सब की एक बेसिक एलिमेंट है ज़िंदगी को जीने का कि भैया ज़िंदगी जीनी है, इतनी खूबसूरत है, इसको जी लो। आज की तारीख में सबसे बड़ा पैंडेमिक मेंटल हेल्थ है, हर घर में है और हर तबके में है। ये नहीं है कि छोटे से लेकर ऊपर तक है, हर तबके में, ठीक है। एक जो झोपड़पट्टी में बच्चा रह रहा है, उसका एस्पिरेशन है कि मेरे बाप ने मेरे को मोबाइल फ़ोन नहीं दिया है तो वो खुदकुशी कर देगा या बाप को मार देगा। और बड़े लेवल पे ये हो रहा है कि मेरे को आईफोन 14 नहीं दिया है, मतलब प्रॉब्लम वहीं जाके आ रही। तो वो अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम में अगर हम इस चीज़ को नहीं कवर कर पा रहे, तो मैं हमेशा, मेरे एक फार्मूला है हम यूज़ करते हैं हमारी टीचिंग में, उसको बोलते हैं पिलर्स ऑफ लर्निंग हायर एजुकेशन, और डेफिनेटली इट्स वेरी मच देयर इन दी लोअर एजुकेशन एज वेल, इज दी नोइंग, डूइंग और बीइंग का जो हमारा ट्रायंगल है, सारा फोकस नोइंग पे है। हायर एजुकेशन में हम लोग लैक करते हैं डूइंग पार्ट। अभी कल ही मैंने एक आर्टिकल लिखा है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस और प्रोफेसर ऑफ थ्योरी के पीछे। थ्योरी वाले को प्रैक्टिस नहीं आती, प्रैक्टिस वाले को पढ़ाना नहीं आता, और दोनों आपस में बात करके नहीं आएंगे, कोई बिजनेस स्कूल में पढ़ाने नहीं जाएगा, तो बिजनेस क्या सिखाओगे भाई, है ना। तो एक गैप है, आपका एप्लीकेशन बनाया नहीं है। कंज्यूमर बिहेवियर अगर कैंपस में बैठ के सीख लिया तो फिर तो होली बात। पहली बार मैंने भेजा बच्चों को, मतलब जाओ जाके मार्केट में, रायपुर मार्केट पहली बार देख के आओ, तो ये 1.5 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, पहली बार रायपुर के तो है नहीं बच्चे, बाहर के मार्केट गए, आंखें खुल गई, अरे सर ये तो ज़बरदस्त काम हो रहा है। क्या, मैंने सिर्फ कहा था जाके देखो लोग शॉपिंग कैसे करते हैं, आंटी कैसे कर रही है, अंकल कैसे कर रहे हैं, बच्चा कैसे कर रहा है। 1 घंटा देख के आए और इतनी ज्ञान लेके आ गए, सर इसको ना ये करना चाहिए, दे शुड डू दिस। मतलब प्रिस्क्रिप्टिव थोड़ी मांगा, पहले इमर्सिव हो जाओ। तो अगर वो ही नहीं सीखने को मिल रहा है तो एप्लीकेशन। थर्ड एलिमेंट जो है वो मिसिंग है कंप्लीटली, अबाउट नोइंग सेल्फ, मैनेजिंग सेल्फ। और सब लोगों को सक्सेसफुल बनना है, कोई ये बच्चे को नहीं सिखाता कि बेटा फेल हो गया तो ज़िंदगी में कैसे डील करना है। फेलियर इज़ वन स्मॉल सेटबैक इन लाइफ, उसको कैसे डील करना है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। कल मेरा एक नेफ्यू है, NIFT शिलोंग में पढ़ता है, रोते हुए फ़ोन कर रहा है कि मामा मेरे बेस्ट फ्रेंड ने सुसाइड कर ली। मतलब क्या हो गया, कैसे कर लिया। बच्चा थोड़ा लेगार्ड था पढ़ाई में, तो अब मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं भी वही करता जो उनके कॉलेज ने किया, उसको 1 साल का बैक दे दिया। भाई 10% अटेंडेंस में कैसे बच्चे को आगे भेजोगे। मैंने पिछले साल 15 बच्चों को भेजा, माँ बाप आए, रोए हाथ पैर। मैंने बोला आप इसकी ज़िंदगी में आप इसको अगर बढ़ा के बिलाए, गलती कर रहे हो। इसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कॉलेज में हायर एजुकेशन में पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ होता नहीं। आप इसको आसान काम मत दो, मेहनत करवाओ। वो बच्चा फेलियर को ले नहीं पाया, उसने 1 साल के बैक को अपनी पूरी ज़िंदगी का फेलियर मान लिया। एक इकलौता बच्चा अपने माँ बाप का कूद गया झील में। देखिए, अगर आप इतना सा फेलियर नहीं ले पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी परवरिश की गलती है, हमारे एनवायरनमेंट की गलती है, और एक सोसाइटी की गलती है जो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस को फॉलो करती है। सक्सेस इज़ 1% ब्लिप, हम सबको पता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में 17 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखे, 17, 16 में फेल हुआ, 1 में पास हुआ जहाँ भुवनेश मिला मुझे। दैट्स इट। तो आई एम ए ग्रेट फेलियर इन राइटिंग एग्जामिनेशन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंक्लूडिंग IIM कैलकाटा ने भी मेरे को भगा दिया बाद में। वो अब सारे कैलकाटा वाले, अहमदाबाद वाले सब मेरे अंडर काम करते। बट आई एम ए गुड एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस इन लाइफ। फेलियर इन एग्जामिनेशन इज गॉट नथिंग टू डू विद व्हाट यू एंड अप डूइंग इन लाइफ। बट ये जो माइंडसेट है ना, अब आप देखिए, आवर सिस्टम इज डिजाइन टू फेल। 2.5 लाख बच्चा कैट लिख रहा है सर, 12 लाख आपके IAS का एग्जाम लिखते हैं, ठीक है, आप 200 लोग पास करते हो। बाय डिजाइन वो तो होना ही है कि बाकी जनता फेल होगी। सारे IIMs 20 IIM है,
20 IIM मिला के 2000 करोड़ भी नहीं कमाते होंगे, एक टाइम कोचिंग है 20,000 करोड़ कमाता है फेलियर पे। बिजनेस मॉडल बना लिया फेलियर पे। फेल तो होना ही, बाय डिजाइन बच्चे ने फेल होना है, होगा ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, क्या कर लोगे आप। तो ये जो प्रॉब्लम है ना आशुतोष जी, जो समवेयर हमारी एजुकेशन सिस्टम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम फोकस्ड हो गई है, विच इज डिजाइंड फॉर फेलियर, तो वो होने ही वाला है। अगर जब तक फंडामेंटली आप बड़े लोग जो एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, इसको अगर अब आपने सब कुछ करके एक और एग्जाम पाल लिया CUET, अब उसकी कोचिंग चालू हो गई है। एक वो एग्जाम कम था कि एक और एग्जाम चालू हो गया, क्लैट था, ये था। पूरी दुनिया में इकलौता देश भारत ऐसा है जहां 12वीं के बच्चे को कम से कम 25 एग्जाम लिखने पड़ते हैं। इंजीनियरिंग करनी तो ये एग्जाम लिखो, क्लैट लिखना तो ये एग्जाम, सारे फ्रॉड है, कुछ नहीं टेस्ट कर रहे। लिटरली दिस नो पॉइंट हैविंग दोस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, आई एम टेलिंग यू दिस। यू नीड टू फाइंड ए सिंपल वे। पूरी दुनिया में बेसिक एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, जिसके बेसिस पे बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो साइंस पढ़ना चाहे तो साइंस पढ़ ले, कॉमर्स पढ़ना चाहे तो कोई मतलब ही नहीं। IIT का बच्चा IIM करके सोप शैम्पू कुत्ते का बिस्किट बेचता है हिंदुस्तान यूनिलीवर में जाके, तो आप बता दो उसकी पढ़ाई लिखाई से उसका बेचने का क्या काम हो? तो दारू पिला के भी माल बिकता है। तो अब पढ़ाई का और उसके पीछे जो हमने सिस्टम बना दिए है उसका कोई लेना देना ही नहीं है, और उसके पीछे पूरी जिंदगियां खराब हो जा रही है। उसके पीछे तुमने नकली मानक बना दिए कि ये इसके सक्सेसफुल ये होता है। कैट में बच्चा सेलेक्ट हो गया तो महान हो गया, और सबसे बड़े तो IAS में सेलेक्ट हो गए तो मतलब महान खेल। बच्चा आने से पहले ही बोलता है सर हम अगर एरोगेंट ना बने। मैंने एक बच्चे को पूछा यार तुम इतनी एरोगेंस क्यों है तुम में? कहते सर सोसाइटी ने बना दी, हम क्या करें। मेरे ना 15, वो एक लड़का बोला मेरे को, बोले सर मेरे ना यहाँ एकेडमी में आने से पहले, फाउंडेशन कोर्स करने से पहले 15 फेलिसिटेशन हो गए सोसाइटी के। तो सोसाइटी ये आपको प्रूव करने की कोशिश कर रही है कि अगर आपने जिंदगी में एग्जाम क्लियर कर दिया तो यू आर, अरे अभी तो करोगे जिंदगी में काम, अगले 30 साल 40 साल आपकी जिंदगी शुरू होगी जहां पे आपका काम बताएगा कि व्हाट इज इट यू अचीव्ड इन लाइफ, नॉट जस्ट वन एग्जामिनेशन। कैट लिख दिया भगवान हो गए, JEE लिख दिया बच्चा मतलब अलग ही खेल पे हो गया। दिस इज वेयर इट इज। तो क्या करोगे? अब 140 करोड़ के देश में कंपनियों ने हमें बोल दिया सीधे सीधे, जब मैं एक IIM का डीन होता था, बोलता है प्रोफेसर साहब आप ना CGPA मत भेजा करो बच्चों के, कैट परसेंटाइल ही भेज दो, हमारे लिए बहुत है। मतलब 2 साल हम IIM में क्या कर रहे हैं उसका उनको वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 लाख बच्चा कैट लिख रहा है, 2000 बच्चा IIM में आता है, उनके लिए गुड फिल्टरिंग सिस्टम, चाय की छलनी है, अच्छा तो होना ही है। अब 12 लाख में अगर 120 बच्चे निकलते हैं IAS बनते हैं तो दे आर द बेस्ट इन द कंट्री, नो। तो ईदर वेज यू लुक एट इट। बट बाकी बच्चा जो 60 वाला है, 70 वाला है, 80 वाला है, उसकी ज़िंदगी में कौन आएगा? वो भी तो ज़रूरी है ना। 99% वाले को आप क्या पढ़ा लोगे बताओ मेरे को? वो पढ़ पुढ़ा के वैसे ही आया है। जो 60 वाला है उसको 90 पे पहुंचाओ तो फिर आपकी टीचर, एज ए टीचर आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है ना कि आपने एक बच्चे को लेके ऊपर बढ़ाया। नहीं, हमारा सिस्टम इज डिजाइन टू दैट काइंड ऑफ स्टफ। हमारे स्कूल में देख लो सर आप, 90 वाला आगे बैठता है, 60 वाला पीछे बैठता है। टीचर पहले ही बाइफरकेट कर देता है। उसके बाद देहरादून में तो कॉन्सेप्ट मैंने देखा, 85 से नीचे जो बच्चा है उसको स्कूल से निकाल देते हैं 10th के बाद। हाँ, वो बेचारा खुश रहा था दूसरा स्कूल। तो बच्चे को प्रेशर यही कि यार मेरा जिन बच्चों के साथ मैं 10 साल पढ़ा, मैं, मेरी ज़िंदगी है, मेरे दोस्त हैं, सब कुछ है, वही स्कूल मेरे को नकार रहा है जस्ट बिकॉज आई जस्ट मिस्ड आउट ऑन 85%। क्यों? उनको सब 85 प्लस ही बच्चे चाहिए, क्योंकि वही फिर कोचिंग जाएंगे, वही फिर IIT जाएंगे, वही स्कूल का नाम होगा उसी के बेसिस पे। सो द होल विशियस साइकिल थ्रू विच वी हैव डिफाइंड दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ। आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो वो तो फिर, अब जिस दिन मैंने मना कर दिया कि मेरे को कैट नहीं चाहिए, जिस दिन इंडस्ट्री ने कह दिया कि भैया मुझे ओवरऑल प्रोफाइल पे, उसके काम पे, उसकी कैपेबिलिटी पे बच्चा चाहिए, सारी कहानियाँ खत्म हो जाएंगी। फिर जो बच्चा देख रहा है, अपनी दुनिया संभाल रहा है, कर रहा है, they will come out and they said yes, not necessarily I need to be in 98-99 percentile, but then eventually cumulatively I am pretty good at 1000 other things। अब वो है ही नहीं, ये हो गई कहानी। बच्चे ने अब को करिकुलर एक्टिविटी वो भी खत्म हो गया, वो कंपटीशन हो गया। इंडियन आइडल चाहिए माँ बाप को भी। बच्चा डांस कर रहा है, वो नहीं डांस नहीं, कोचिंग जाओ, डांस कोचिंग। बैडमिंटन खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, कंचे मार रहा है, नहीं, क्रिकेट कोचिंग, एकेडमी।
गॉट इनटू दैट ओनली। क्या करेंगे बताइए, ये तो 3 घंटे का सेशन हो जाएगा। सॉरी मास्टर को अलग पूछ रहे हो तुम क्या दो एजुकेशनिस्ट मिले तो यही होना है फिर। नहीं, बट दिस इज रियलिटी हमारी ज़िंदगी में, और हम सब पेरेंट्स हैं और यंगस्टर्स हैं, बच्चे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आई थिंक ये एक ट्रू। अगर हमें आगे बढ़ना है और हमें देखना पड़ेगा कि क्यों हमारे देश में इनोवेशन नहीं होता है, क्योंकि माइंडसेट ही नहीं है। बचपन से सिखाया जाता बेटा फेल नहीं हो सकता, तो फेल हुआ तो गड़बड़ है। और इनोवेशन उसी सोसाइटी में होता है गौरव, जहाँ पे फेलियर माइंडसेट सिखाया जाता है, क्योंकि 99% इनोवेशन जो काम होता है वो फेलियर होता है। और हमारी सोसाइटी पूरा फोकस है कि एग्ज़ाम करो और आगे बढ़ो, और उस पर फिर इनोवेशन नहीं हो सकता। तो हम उन इनोवेशन वाले के लिए नौकरी करेंगे, हम इन्फोसिस बनेंगे, माइक्रोसॉफ्ट या टेस्ला नहीं बन सकते। ये लिख के ले लो आप। अभी सैम एल्टमैन आया था जिसने चैट जीपीटी निकाला है, अब तो और नहीं बन सकते। उसने कहा इंडिया में नहीं हो सकता ये काम, आप तो बच्चे पढ़ा दो उतना ही बहुत है, क्योंकि सोसाइटी का माइंडसेट नहीं है इनोवेशन का, है ही नहीं, क्योंकि हमें तो एग्जाम पास करना है। तो जब एग्जाम पास वाला माइंडसेट है तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना, फिर तो खेल ही खत्म है सर। चलिए लंबी बात हो गई, सॉरी। मैं एक शेर के साथ आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने अपना बेहद कीमती वक्त हमारे साथ ज़ाया किया। शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी। शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रही। क्या बात है, इरशाद। मैं मिस्टर कार्तिक दास से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आए और एक छोटा सा मिनट में ये हटा दे। ये फैब्रिक जो आप देख रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल के हैंडलूम है। Thank you so much. Good evening. Thank you so much for being here. मैं शुरू करना चाहूँगी सर की लाइनों से जो मुझे बहुत पसंद है और आज आपने पढ़ी भी। सपनों को उड़ने के लिए हवाई जहाज का टिकट नहीं चाहिए, टिकट नहीं लगता, बस पलकों को उम्मीदों के पंख चाहिए। ख्याल पकाने के चूल्हे कम नहीं, नई सोच के कोयलों को एक चिंगारी चाहिए। ये मेरी सबसे फेवरेट लाइन है जितना भी आपके बारे में पढ़ा। और आज हमारी सोच के कोयलों को आपने एक नई चिंगारी लगाई है, शायद हमारी उम्मीदों को पंख दिए हैं। तो मुझे लगता है कि हमने आज काफ़ी कुछ सीखा, द्वारिका उनियाल जी के जीवन के उन पहलुओं को भी जाना जो शायद इस बातचीत के बिना संभव नहीं था। तो सर आपके समय और इस मज़ेदार बातचीत का तहे दिल से शुक्रिया। इस सत्र को संचालित करने में गौरव गिरिजा शुक्ला जी के सराहनीय प्रयासों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। हम अपने आयोजक श्री सीमेंट के भी आभारी हैं, जिनके बिना आज ये कार्यक्रम होना संभव नहीं था। और एक पल रुक के इस तरह के साहित्यिक और कलात्मक कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन करने के लिए मैं प्रभा केतान फाउंडेशन को अपना हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी। हायत होटल और उनकी हॉस्पिटैलिटी के भी हम तहे दिल से कृतज्ञ हैं। वो हमेशा से हमारे साथ जुड़े रहे हैं और हमें अपनी सेवाएं दी हैं। उपस्थित आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को उसके अंजाम तक पहुंचाने में अपना सहयोग दिया। सो एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है। सो आपके लिए एक प्रति यहाँ पर है जिसमें हम द्वारिका सर से उनके सिग्नेचर के साथ वो किताबें ले जा सकते हैं। जो लोग फैमिली के साथ आए हुए हैं उनके लिए, एक फैमिली के लिए एक किताब है। और पहले हम लोग किताब कर लें, उस बीच में फोटोग्राफ भी हो जाएगी, और फिर अगर कुछ जहन में हमारे कुछ और जो चर्चा करना चाहते हैं तो फोटोग्राफ पहले हो जाए, उसके बाद हम लोग बातचीत कर सकते हैं। और आप लोगों ने ये सब बहुत ध्यान से सुना सर, आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। कविताओं से ऐसे ही बहुत डर लगता है, बहुत सारी बात छोटी छोटी लाइनों में हो जाती होती तो समझ ही नहीं डेवलप हुई है हमारी, तो कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर के, और मैं कंफर्टेबल आपसे प्रश्न पूछ पाया। मैं उम्मीद करता हूँ
कि मैं ठीक प्रश्न पूछ पा रहा था। मैंने भी अच्छे ग्रेड देंगे तो मेरा CGPA अच्छा होगा। और आज बारिश का एक ऐसा मौसम है हमारे यहाँ कि बहुत सारे गेस्ट के मैसेज आए हुए हैं कि जो आने वाले थे उनको बीच रास्ते में बारिश की वजह से कुछ व्यवधान उनको आया है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट वक्त अपना निकाल के आप इस पूरे प्रोग्राम में आए हैं और कलम को लगातार राइट सर्कल को आखिर को आप सभी इतना प्यार देते हैं, उसके लिए आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिट्टी में वो अपने सपने और सींच प्यार से जीना जो कुदरत के साथ में। कितना हंसी ये मौका है तो रह जागृत और सही है जो